स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्टार्ट करें। Yes, sir. Okay, so let's begin the session. This is lecture number 32, and in the last lecture we have discussing about dining philosopher problem. So let's continue. सो लास्ट लेक्चर में हमने डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हमने देखा था। एक कंप्यूटर साइंस की एक प्रॉब्लम है जिसको नाम दिया गया है डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि कुछ फिलोसफर है जो साइलेंटली एक सर्कुलर वे में बैठे हुए हैं। बीच में एक डाइनिंग टेबल है, उनके सामने कुछ राइस और चॉपस्टिक रखे हुए हैं। एक बाउल में राइस है जो कि नॉन अनलिमिटेड है, वो कितना भी मतलब खाएं उसको वो फिनिश नहीं हो सकता। तो अनलिमिटेड एक रिसोर्स है, और हर एक फिलोसफर के सामने एक बाउल और उसके अंदर राइस और दो चॉपस्टिक या स्पून ये रखी हुई है। और हर दो फिलोसफर के बीच में एक शेयरिंग मोड में एक चॉपस्टिक रखी हुई है, स्पून रखी हुई है। हाँ, कंडीशन ये कि राइस पहले तो फिनिश नहीं होना चाहिए, चाहे फिलोसफर कितना भी खाए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये कि अगर एक फिलोसफर अपने लेफ्ट एंड राइट दोनों स्पून को उठाता है, दोनों चॉपस्टिक को उठाता है, तो उसका लेफ्ट और उसके राइट वाले जो फिलोसफर है वो ईटिंग करना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास दो चॉपस्टिक नहीं होती। सो दूसरी कंडीशन ये बन जाती है कि हर एक फिलोसफर को अपनी लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक को उठाकर ही बाउल के अंदर जो राइस रखा हुआ है वो उनको खाना है। तो और अच्छा, खाने के बाद उनको दोनों चॉपस्टिक को एज इट इज़ अपनी लोकेशंस पे भी रखना है। कंटिन्यूसली वो अपने बाउल का राइस फिनिश नहीं कर सकते, और कंटिन्यूसली वो दोनों चॉपस्टिक को भी होल्ड करके नहीं रख सकते। तो इस तरह की कंडीशंस है, यही इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाता है। हमें सोल्यूशन ये बताना है कि हम डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में फिलोसफर को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें, किस ऑर्डर में हम उसे एग्जीक्यूट करें ताकि हर एक फिलोसफर को दो चॉपस्टिक के साथ खाना अलाउ कर दें, और जब एक फिलोसफर खा रहा हो तब उसके लेफ्ट और राइट वाले फिलोसफर को हम अवॉइड करें कि वो अपना खाना स्टार्ट ना करें, क्योंकि उनके पास दो स्पून या दो चॉपस्टिक नहीं होगी। तो अगर उनके पास दो अवेलेबिलिटी नहीं है चॉपस्टिक की तो उनको हमें अलाउ नहीं करना है। बट कुछ ऐसे फिलोसफर हो सकते हैं कि जिनके पास दो चॉपस्टिक अवेलेबल होगी। तो इस केस में हम यदि फिलोसफर को नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5, तो आप इनको किस तरह से अलाउ करोगे? अगर फर्स्ट नंबर का फिलोसफर आपने अलाउ किया है तो उसके बाद किस नंबर का फिलोसफर को आप अलाउ करोगे? उसके बाद फिर किस नंबर को आप अलाउ करोगे? कितने समय तक फिलोसफर को राइस खाना है, फिर वो चॉपस्टिक नीचे रखेंगे? तो ये सब चीज़ें आपको फाइनलाइज करनी है और एक ऑर्डर तैयार करना है, सिंक्रोनाइज करना है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। Now let's talk about the solutions of this problem. सबसे पहला solution है conductor solution. A relatively simple solution is achieved by introducing a waiter at a table. Philosopher must ask his permission before taking up any forks. Because the waiter is aware of how many forks are in use, he is able to arbitrate and prevent deadlock.
तो यहाँ पे एक कंडक्टर सोल्यूशन है कि सारे फिलोसफर को रन करने के लिए, यदि हम फिलोसफर को एक प्रोसेस माने, और जो स्पून है, जो बाउल है, जो बाउल के अंदर राइस है, उसको अगर हम रिसोर्स माने, तो इस तरह से रिसोर्स को एलोकेशन करने के लिए हम इसमें एक एडिशनल हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, एडिशनल पर्सन को यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है यहाँ पर वेटर। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन यहाँ पे बनकर आता है कि यदि हम एक वेटर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि टेबल के पास में खड़ा रहेगा, और फिलोसफर हर बार उससे पूछेगा जब भी उसे फॉर्क को लेना होगा, क्योंकि वेटर को पता है कि कितने फॉक्स यूज्ड में हैं और कितने फॉक्स अवेलेबल है। तो वेटर उसे क्लियरली बता देगा कि आप या किस नंबर के फिलोसफर को खाना चाहिए या खाना स्टार्ट करना चाहिए, दोनों फॉक्स से साथ। तो इस तरह से आर्बिटरली मैनर पे या रैंडमली मैनर पर वो डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकता है, डेडलॉक बचा सकता है। व्हेन फोर ऑफ द फॉक्स आर इन यूज, यदि चारों फॉक्स ऑलरेडी यूज हो रही है, द नेक्स्ट फिलोसोफर टू रिक्वेस्ट वन हैज टू वेट फॉर द वेटर्स परमिशन which is not given until a fork had been released। अगर चारों फॉक्स यूज हो रही है दो फिलोसफर के थ्रू, तो जो नेबरहुड में जो भी बैठा हुआ है पर फिलोसफर, वेटर उसको परमिशन नहीं देगा और उसको वेट करने के लिए कहेगा जब तक कि फॉर्क रिलीज नहीं होती। The logic is kept simple by specifying that philosophers always seek to pick up their left hand fork before their right hand fork। The waiter act as a semaphore, concept introduced by Dijkstra in 1965। तो ये सीमाफोर के जैसे काम करेगा और वो फिलोसफर को अलाउ करेगा। सिंपल लॉजिक यहाँ पे ये है। To illustrate how this works, consider that the philosophers are labeled clockwise from A to E। तो यदि हम इसको अब लेबलिंग करना स्टार्ट करें कि ये काम कैसे करेगा, कैसे जो वेटर है वो एक सीमाफोर के जैसे काम करेगा, और फिलोसफर उनसे पूछेंगे कि उन्हें कौन सा फॉर्क उठाना चाहिए और कौन से नंबर के फिलोसफर को खाना चाहिए। तो अगर सिस्टम डेडलॉक में नहीं आएगा तो उस नंबर के जो लेबल्ड वाले फिलोसफर होंगे उनको वेटर अलाउ कर देगा और उन फिलोसफर का जो ईटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अब हमें इसको इलस्ट्रेट करना है कि ये काम कैसे करेगा। तो कंसीडर करते हैं कि जो फिलोसफर है उनको हमने लेबलिंग कर दी है ए टू ई। सो ए बी सी डी ई इस तरह से 5 फिलोसफर है। इफ ए एंड सी आर ईटिंग, अगर ए और सी ईटिंग कर रहे हैं, 4 फॉक्स आर इन यूज, तो 2 फिलोसफर के कारण चारों फॉक्स यूज होगी। बी सीट्स बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में जो बी फिलोसफर है वो बैठा हुआ है, उसके पास फॉर्क अवेलेबल नहीं होगी। वेयर इज डी एंड ई हैव वन अनयूज्ड फॉर्क बिटवीन देम, और डी और ई के बीच में भी एक एक फॉर्क ही होगी। सपोज डी wants to eat, when he wants to take up the fifth fork, deadlock become likely। तो इनमें से अगर ए और सी ऑलरेडी ईटिंग कर रहे हैं तो 5 में से केवल 2 ही फिलोसफर एक साथ ईटिंग कर सकते हैं 4 चॉपस्टिक के साथ। तो बाकी ए सी को छोड़कर कोई भी अगर फिलोसफर स्टार्ट करता है ईटिंग, तो वहां पे डेडलॉक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ instead he asked the waiter and he told to wait and is told to wait, we can be sure that next time 2 forks are released, there will be certainly be at least one philosopher who would successfully request a pair of fork, therefore deadlock cannot happen। तो अगर इनमें से कोई भी फिलोसफर ए और सी को छोड़कर अगर कोई भी फिलोसफर वेटर से परमिशन मांगता है कि उसे खाना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, तो वेटर उससे सबसे पहले तो मना करेगा, उसको परमिशन नहीं देगा और उससे कहेगा कि जब तक फॉर्क अवेलेबल नहीं होती आप वेट करो। और फिलोसफर को भी रिक्वेस्ट करेगा कि आप उनकी जो फॉर्क है, क्योंकि उनको फॉर्क एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना है, वो कंटिन्यूसली फॉर्क को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डेडलॉक के लिए हमने कंडीशन पड़ी हुई है
कि अगर कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करती है तो वो रिसोर्स हमें एक रैंडम टाइम के लिए ही देना चाहिए, फिक्स कंप्लीट एक लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देना चाहिए। और ये एक क्वांटा डिसाइड करता है। राउंड रॉबिन करके एक एल्गोरिथम्स होती है, उस एल्गोरिथम के बेस पर हर एक प्रोसेस को, हर एक रिसोर्स को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि 4 सेकेंड, 3 सेकेंड या माइक्रो सेकेंड, जो भी एक सीपीयू का क्लॉक पल्स होगा उस हिसाब से टाइम एलोकेट होता है, और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही रिसोर्स किसी प्रोसेस को अवेलेबल होता है, और उस टाइम के बाद रिसोर्स रिलीज होता है और वो किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट हो जाता है। तो वेटर यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है फिलोसफर को कि आपका टाइम क्वांटा इतना है, आपको सपोज 4 मिली सेकेंड का यदि हमने टाइम क्वांटा रखा हुआ है, तो 4 मिली सेकेंड के बाद आपको जो फॉर्क है वो नीचे रखनी होगी, ताकि दूसरे फिलोसफर ईटिंग करना स्टार्ट करें। तो इस तरह से यदि हम अलाउ करेंगे तो फिर डेडलॉक नहीं आएगा। सेकंड होता है मॉनिटर सोल्यूशन। The example below shows a solution where the forks are not represented explicitly. Philosopher can eat if neither of their neighbors are eating. This is comparable to a system where philosopher that cannot get the second fork must put down the first fork before they try again. मॉनिटर प्रॉब्लम में फिलोसफर अपने आप मॉनिटर करता है और वो खाना स्टार्ट कर देता है। किस तरह का होगा, तो आप एज्यूम करके चलिए कि A B C D E ऐसे 5 फिलोसफर है। 5 फिलोसफर में अगर ए फिलोसफर ने देखा कि उसके जो लेफ्ट और राइट में, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो ये एक डाइनिंग टेबल हमने बनाया, इसमें इस तरह का एक राइस वाला बाउल होगा। सभी फिलोसफर के सामने इस तरह से राइस वाला बाउल होना चाहिए और चॉपस्टिक होनी चाहिए। चॉपस्टिक को हम इस तरह से बना देते हैं। सो हर 2 फिलोसफर के बीच में एक चॉपस्टिक यहाँ पे शेयरिंग पे है। ये डाइनिंग टेबल का सेंटर है। इसको हम लेबल कर देते हैं। ये है हमारा लेबल, सपोज कैपिटल A। इस डाइनिंग इसको हम कर देते हैं B से।
सी टी ई। तो इस तरह से आपको सारे फिलोसफर को लेबलिंग कर देना है, ए बी सी डी ई। और फिर यहाँ पे मॉनिटर अगर हम मेथड लगा दें कि मॉनिटर मेथड से किस तरह से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सारे फिलोसफर अपना राइस ईट भी कर ले और दोनों चॉपस्टिक से वो ईट करें, और हम एक प्रॉपर सीक्वेंस भी मेंटेन कर दें ताकि सारे फिलोसफर ईट कर पाए। तो मॉनिटर मेथड में क्या होगा कि अगर एक फिलोसफर, अगर वो सपोज ए है, ए अगर खाना स्टार्ट करता है, तो स्टार्ट करने से पहले जो फिलोसफर ए है वो ऑब्जर्व करेगा कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पर, इफ ए वांट्स टू ईट, इट शुड मॉनिटर आवर लेफ्ट एंड राइट फिलोसफर। तो अगर ए खाना स्टार्ट करना चाहता है, ए खाना चाहता है, तो वो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपने लेफ्ट और राइट में जो कि फिलोसफर है बी और ई, क्योंकि अगर बी और ई नहीं खा रहे होंगे तभी उनकी चॉपस्टिक रिलीज होगी और ए स्टार्ट कर सकता है। सो इफ ए वांट्स टू ईट, it should monitor our left and right philosopher B and E. If both are not eating, then A can start. So ये है यहाँ पे मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट कि हर एक फिलोसफर अपने लेफ्ट और राइट, अपने नेबरहुड वाले फिलोसफर को ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है। अगर वो लोग नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने चॉपस्टिक नीचे रखी होगी, उनकी चॉपस्टिक रिलीज होगी, फ्री होगी, और वो फिलोसफर फिर खा सकता है। So the example below show a solution where the forks are not represented explicitly. Philosopher can eat if neither of their neighbors are eating. This is comparable to a system where philosopher cannot get the second fork, must put down the first fork before they try again. In the absence of locks associated with the forks, philosopher must ensure that this decision to begin eating is not based on stale information about the state of the neighbors. अगर सपोज उसकी फॉर्क लॉक है, फॉर्क लॉक होने का मतलब यहाँ पे ये है, या लॉकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि अगर ऑलरेडी बी ईटिंग कर रहा है, तो अगर फिलोसफर बी ईटिंग कर रहा है ऑलरेडी, ईटिंग इज रनिंग, उस केस में इसके पास ये वाली फॉर्क अवेलेबल नहीं होगी, ये फॉर्क और ये फॉर्क अवेलेबल नहीं होगी। तो उस केस में ए वाला जो फिलोसफर है वो ईटिंग करना स्टार्ट नहीं करेगा, और वो अपने आप को लॉकिंग पीरियड में रखेगा या वेटिंग पीरियड में रखेगा। तो जब तक कि बी का खाना फिनिश नहीं होता है, वो जब फॉर्क रिलीज करेगा उसके बाद फिर ए फिर से ऑब्जर्व करेगा, और ई और बी अगर नहीं खा रहे हैं तो उनकी चॉपस्टिक फ्री होगी और फिर वो स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, if philosopher B sees that A is not eating, अगर बी फिलोसफर देख रहा है कि ए नहीं खा रहा है, देन टर्न्स एंड लुक्स एट सी, सी को देखेगा, यहाँ पे फिलोसफर बी है जो ए को देख रहा है। तो लेट सपोज यहाँ पर बी वाला जो फिलोसफर है उसको ऑब्जर्व करना है। अगर बी फिलोसफर देखेगा कि ए फिलोसफर अगर नहीं खा रहा है तो उसकी चॉपस्टिक रिलीज होगी, फिर वो टर्न करेगा और फिर अपने राइट वाले को देखेगा, लेफ्ट वाले को देखेगा जो कि सी है। तो सी फिलोसफर भी अगर नहीं खा रहा है, इसका मतलब कि चॉपस्टिक रिलीज होगी, चॉपस्टिक फ्री होगी, उस केस में वो खाना स्टार्ट कर सकता है। So for example, if philosopher B sees that A is not eating, then turn and look at C.
A could begin eating while B looks at C. So B और C को देखते हुए A eating कर सकता है. This solution avoid this problem by using simple mutual exclusion log. ये जो सोल्यूशन है ये सिंपल म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो करते हुए निकाल सकते हैं कि अगर दोनों नहीं खा रहे हैं तो वो स्टार्ट कर सकता है. नाउ दिस लॉक इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्क बट विद द डिसीजन प्रोसीजर दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द फिलोसफर. और ये डिसीजन यहाँ पे फिलोसफर ही ले रहा है. दिस इज एंश्योर्ड बाय द मॉनिटर. और ये डिसीजन ओके है या नहीं, दैट इज एंश्योर्ड बाय द मॉनिटर. The procedure test, pickup and put down are local to the monitor and share a mutual exclusion log. तो हमें पता था कि मॉनिटर के अंदर ऑलरेडी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ कंडीशन बेस्ड काम होते हैं. कंडीशन ओके है तो रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा. कंडीशन फॉल्स है तो हम रिसोर्स अवेलेबल नहीं करते हैं. तो जो प्रोसीजर्स है यहाँ पे वो है टेस्ट, पिकअप एंड पुट डाउन. ये सब लोकल मॉनिटर के प्रोसीजर्स कहलाते हैं. नोटिस दैट फिलोसफर वांटिंग टू ईट डू नॉट होल्ड अ फॉर्क. यहाँ पे नोटिस ये करना है कि फिलोसफर अगर खाना चाहता है तो वो फॉर्क को होल्ड नहीं रख सकता. When a monitor allows the philosopher who want to eat to continue, the philosopher will require the first fork before picking up the now available second fork. फर्स्ट और सेकंड फॉर्क यदि अवेलेबल होती है तो ही फिलोसफर स्टार्ट कर सकता है. When done eating, the philosopher will signal the monitor that both forks are now available. और जैसे हमने सीम सिग्नल और सीम वेट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दोनों प्रोसीजर यहाँ पे भी काम करते हैं. यहाँ पे सी सिग्नल और सी वेट ये प्रोसीजर यहाँ पे काम करते हैं जो कि फिलोसफर को एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि वेकअप कॉल देते हैं कि आप ईटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्क अवेलेबल हो चुकी है. Notice that this example does not tackle this starvation problem. For example, philosopher B can wait forever if the eating period of philosopher A and C always overlap. यहाँ पे starvation की प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर हमने फिलोसफर को जिसने दो चॉपस्टिक होल्ड करके रखी है, अगर हम उसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ उसको ईटिंग के लिए अलाउ कर दें तो यहाँ पर ए अगर ईटिंग करना स्टार्ट करता है, जैसे कि डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, सपोज ए इज ईटिंग, लेट्स सपोज बी, फिलोसफर बी इज ईटिंग. तो बी को कितने समय तक ईट कराना चाहिए, वो कितना समय तक हम उसको अलाउ कर सकते हैं ईटिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यदि हमने यहाँ पे नॉन प्रिम्प्टिव नेचर बना दिया तो ये जब तक कि चॉपस्टिक का सॉरी बाउल का राइस फिनिश नहीं हो जाता तब तक ये खाता ही रहेगा, ईटिंग करता ही रहेगा. और जबकि बाउल के अंदर राइस है वो अनलिमिटेड है, ये कंटिन्यूसली फिल होता चला जाता है. इसका मतलब है कि दोनों चॉपस्टिक कभी फ्री ही नहीं होगी. और अगर दो चॉपस्टिक फ्री नहीं होगी तो ए और सी को कभी भी चांस नहीं मिलेगा चॉपस्टिक उठाने का और ईटिंग करने का. तो ये एक स्टारवेशन प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पे इनको रिसोर्स कभी भी अवेलेबल नहीं हो पाते या लॉन्ग टाइम तक इनको वेट करना होता है. तो ऐसी सिचुएशन नहीं आना चाहिए, इसलिए हमेशा प्रोसेस और रिसोर्स प्रिमिटिव नेचर में होने चाहिए जो कि कुछ टाइम पीरियड के बाद उनको रिलीज करना ही चाहिए. अदरवाइज स्टारवेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है. तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, स्टारवेशन. To also guarantee that no philosopher starves, one could keep track of the number of times a hungry philosopher cannot eat when his neighbor put down their forks. If this number exceeds some limit, the state of the philosopher could change to starving, and the decision procedure to pick up fork could be augmented to require that none of the neighbors are starving. इस पॉइंट में क्या बताया कि इस बात की हमें गारंटी लेनी चाहिए
कि कोई भी फिलोसफर स्टाफ ना हो। सो एक को हमेशा आप इसको इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नंबरिंग सिस्टम में यदि हम इसको सपोज 1 दे दें, इसको हम 2, इसको हम 3, 4 एंड 5। तो अगर हम सारे फिलोसफर को नंबरिंग कर देते हैं, तो अगर बी ईटिंग कर रहा है, मतलब कि सेकंड नंबर का फिलोसफर अगर ईटिंग कर रहा है, तो वो हमेशा अपने लोअर नंबर के रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा हायर ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर सकता है। मतलब ये कि अगर नंबर फिलोसफर इज ईटिंग एंड it can request to greater number, or we can say increasing number. So increasing number में ही वो request put कर सकता है। तो ये भी एक तरीका है कि कोई भी रिसोर्स या कोई भी फिलोसफर स्टाफ ना हो, उसके अंदर स्टावेशन ना हो जाए, तो आपको प्रॉपरली ट्रैक रखना पड़ेगा नंबर वाइज, कौन सा फिलोसफर कितना हंग्री है, किसने बिल्कुल भी नहीं खाया है। तो उसके बारे में आपको रिकॉर्ड या जो ट्रैक है वो आपको रखना पड़ेगा। A philosopher who cannot pick up fox because a neighbor is starving। एक फिलोसफर जो कि अपने फॉक्स को नहीं लेता है क्योंकि उसका नेबर स्टार्विंग कर रहा है, उसको भी ऑलरेडी चॉपस्टिक नहीं मिली है। इज इफेक्टिवली वेटिंग फॉर द नेबर्स टू फिनिश ईटिंग, और वो भी अपने नेबर्स की ही फिनिशिंग का वेट कर रहा है। दिस एडिशनल डिपेंडेंसी रिड्यूस concurrency, raising the threshold for transition to the starving state reduces this effect। सो ये थी हमारी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। इसमें डिस्कशन काफ़ी बड़ा है, बट आपको कितना बताना है, सिंपल आपको इसमें डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट देना है जो मैंने आपको बताया। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको डायग्राम देना है और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने के बाद, पूरी कंडीशन स्पेसिफाई करने के बाद, आपको उसका सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन में अगर स्पेसिफाइड है कि कंडक्टर सोल्यूशन या मॉनिटर सोल्यूशन दो, तो ही आपको दोनों सोल्यूशन देने हैं। अदरवाइज टेक वन सोल्यूशन अगर ऐसा बोला है तो आप दोनों में से कोई भी एक सोल्यूशन ले सकते हैं। तो कंडक्टर सोल्यूशन में आपको वेटर का एग्जांपल लेना है और वेटर के थ्रू उसको एक सीमा फोर के जैसे कंसिडरेशन करना है। और जैसे सीमा फोर डेडलॉक से बचाता है, क्रिटिकल सेक्शन में कई सारी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को एग्जीक्यूट होने से बचाता है, इसी तरह से डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम में भी एक वेटर होता है जो कि उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन हो जाता है। और दूसरा है मॉनिटर। तो यहाँ पे आप मॉनिटर के थ्रू कर सकते हैं उसका सोल्यूशन, जहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स आप कॉल करके सोल्यूशन ला सकते हैं। तो दोनों सोल्यूशन आप एक बार और अच्छे से रीड करें। दोनों सोल्यूशन में से कोई भी एक सोल्यूशन आप बता सकते हैं, तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो ये था आज के लेक्चर का टॉपिक।